हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैक टेक्नोक्रेट्स में। जी हाँ बच्चों, मैक टेक्नोक्रेट्स चैनल आपके लिए लेके आया है एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मोशन इन टू डायमेंशन के अंदर कुछ वेरियस कॉन्सेप्ट्स के बारे में, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की थी, ठीक है ना। वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या थे? वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ये थे कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऊपर किस तरीके से इफेक्ट डालता है, किस तरीके से एक्सेलरेशन के कारण वेलोसिटी की डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होते हैं, और एक्सेलरेशन ही वो मेजर रीजन है जिसके कारण मोशन अपनी डायमेंशंस चेंज करता है। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से। प्रोजेक्टाइल मोशन क्यों पढ़ना पड़ता है वो मैं आपको आज इस लेक्चर में बताऊंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा कि हमारे पास जब हम टू डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं तो टू डायमेंशनल मोशन में हमारे पास एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है एक्स डायरेक्शन में, दूसरा कंपोनेंट होता है वाई डायरेक्शन में। या फिर यूं कहें कि हमारे पास एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होते हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। एक एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होता है जो वेलोसिटी के पैरेलल होता है, लास्ट लेक्चर में देखा था, और एक कंपोनेंट होता है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, पैरेलल कंपोनेंट जो होता है वो स्पीड को चेंज करता है और परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होता है वो डायरेक्शन को चेंज करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर हम प्रोजेक्टाइल को एनालिसिस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन को हमको जो अगर पढ़ना है तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हमें सबसे पहले एक प्रोजेक्टाइल बनाना पड़ेगा। सपोज कीजिए ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है? ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन को हम टू डायमेंशनल मोशन का एक स्पेशल केस लेते हैं, है ना। टू डायमेंशनल मोशन में हमारे पास जो हमारे सिलेबस में है वो है पहला प्रोजेक्टाइल मोशन, दूसरा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और तीसरा है सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। ठीक है ना, ये तीन टॉपिक हमारे टू डायमेंशनल मोशन के अंदर आते हैं और इन तीनों के ऊपर ही बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ग्राउंड लेवल है और ये हमारे पास एक पॉइंट है। इस पॉइंट पर हमारे पास एक पार्टिकल रखा हुआ। इस पार्टिकल को हमने इनिशियल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल से थीटा वेलोसिटी पर एक इनिशियल वेलोसिटी दी है, तो इसको अपन बोल देंगे इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u। ठीक है ना। तो जब आप देखते हैं कि इस तरीके से जब हम किसी पार्टिकल को ग्राउंड लेवल से किसी थीटा एंगल पर किसी थीटा एंगल पर जब हम इसको प्रोजेक्ट करते हैं तो वो इस तरीके की ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता है। वो क्या करता है? वो इस तरीके की एक ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये ट्रेजेक्टरी आपको कैसे दिख रही है? बोलेंगे सर ये तो पैराबोलिक पाथ दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये पैराबोला क्यों बना, कैसे बना, उसके बारे में भी हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, जब हम इस प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं तो ये क्या देख रहे हैं आप? हम देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे अपनी हाइट गेन करता है और फिर धीरे धीरे अपनी हाइट को डिक्रीज करता है। ठीक है, लेकिन एक्स डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है ना। देखिए कंटिन्यूअसली ये एक्स डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जब हम वाई डायरेक्शन में देखते हैं तो आधे मोशन के लिए, मतलब आधे मोशन तक वो वाई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ बढ़ता है और बाकी के आधे मोशन में वाई डायरेक्शन में वापस वो नीचे की तरफ बढ़ता है। यहां तक आई बात आपको समझ में? बिल्कुल। तो हम यहाँ पर रेफरेंस फ्रेम ले लेते हैं। ये है हमारे पास ओरिजिन, ये है हमारे पास एक्स एक्सिस और ये है हमारे पास वाई एक्सिस। यहां तक बात क्लियर है दोस्तों? जी हाँ। तो जहां से हमने पार्टिकल को फेंका है मार्क, उस पॉइंट को अपन क्या बोल देते हैं? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? इसको अपन बोल देंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इसको हम क्या बोल देंगे? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। दूसरी चीज, थीटा जो है, थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा? थीटा को हम बोल देते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, और ये जो पार्टिकल है, जिस भी पार्टिकल को हम एयर में फेंक रहे हैं, है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गई बात समझ में? वेरी गुड। अब हम
इसको आगे कंसिडर करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी के हमारे पास दो कंपोनेंट बन जाएंगे। एक कंपोनेंट हो जाएगा जो एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग है, इसको अपन बोल देंगे ए एक्स, और दूसरा कंपोनेंट हमारे पास हो जाएगा वाई डायरेक्शन के लॉन्ग, जिसको अपन बोल देंगे यू वाई। ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट्स हमारे पास हो चुके हैं। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए कि इस पॉइंट पर पार्टिकल आपके मैक्सिमम हाइट पर है, इस पॉइंट पर पार्टिकल आपके मैक्सिमम हाइट पर है, तो इसको अपन बोल देते हैं एच मैक्स, एच एम बोल देता हूं, मतलब एच मैक्स। ठीक है, तो एच मैक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, एच मैक्स, इसको अपन बोल देंगे मैक्सिमम हाइट, इसको हम क्या बोल देंगे, ये मैक्सिमम हाइट है। और अगर हम इसको t इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ये t इक्वल टू 0 है, मतलब t इक्वल टू 0 पर हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है। तो यहां पर जब पार्टिकल आपको ग्राउंड पर हिट करेगा तो इसको अपन बोल देंगे t इक्वल टू कैपिटल T। तो कैपिटल T हमारे पास क्या हो जाएगा, कैपिटल T हमारे पास हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हमारे पास आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कितने टाइम तक आपका पार्टिकल एयर में रहा है, कितने टाइम तक आपका पार्टिकल एयर में रहा है। और यहां पर हमारे पास एक्सीलरेशन क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जो हमेशा कहां की तरफ लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हमेशा कहां की तरफ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब अगर हम इसके लिए इक्वेशंस लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इक्वेशंस, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल, हम इसके लिए क्या लिख देंगे, इक्वेशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो सबसे पहली इक्वेशन हमारे पास होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो जैसा कि मैंने कहा ये एक स्पेशल केस का, ये एक स्पेशल केस है टू डायमेंशनल मोशन का। तो फर्स्ट इक्वेशन जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि y डायरेक्शन में जो हमारे पास एक्सीलरेशन है वो कितना है, वो माइनस जी के बराबर है। ठीक है, बोलेगी सर हमने माइनस जी क्यों बोला, माइनस जी इसलिए बोला है हमने क्योंकि y डायरेक्शन को ऊपर है, तो ये वाला क्वाड्रेंट हमारे पास पॉजिटिव है, मतलब ये डायरेक्शन पॉजिटिव और ये ऊपर वाली डायरेक्शन भी पॉजिटिव। लेकिन ग्रेविटी कहाँ एक्ट कर रही है, नीचे की तरफ, मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस में। ग्रेविटी कहाँ एक्ट कर रही है, नेगेटिव वाई एक्सिस में, इसलिए हमने ए वाई की वैल्यू को क्या ले लिया, माइनस जी। ठीक है, और दूसरी चीज जो होती है यहां पर, दूसरी चीज हमारे पास ये हो जाएगी, दूसरी चीज हमारे पास हो जाएगी कि ए एक्स बराबर 0 बट ए वाई बराबर माइनस जी। ठीक है ना, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन लग रहा है क्या, नहीं लग रहा। ठीक है ना, अगर हम जनरल टू डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे होते तो जनरल टू डायमेंशनल मोशन में ए एक्स भी 0 नहीं होता है और ए वाई भी 0 नहीं होता है। डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम में उसने आपको क्या दे रखा है, ए एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, ए वाई की वैल्यू क्या दे रखी है। लेकिन हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हम जानते हैं कि ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ काम करती है। तो हम अर्थ सरफेस के पास में, नियर द अर्थ सरफेस अगर हम किसी भी पार्टिकल को फेंकते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्रोजेक्टाइल। मतलब प्रोजेक्टाइल वो स्पेशल केस है जिसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0 होता है और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है। अगर इन दोनों की वैल्यू आपको नॉन जीरो मिलती है, अलग अलग मिलती है, तो वो हो जाएगा जनरल टू डायमेंशनल मोशन, या फिर बोलेंगे उसे मोशन इन प्लेन, है ना। और अगर आप x कंपोनेंट एक्सेलरेशन का 0 कर देते हैं और y कंपोनेंट को आप कांस्टेंट ले लेते हैं, जरूरी नहीं है वो g ही हो, लेकिन y कंपोनेंट एक नॉन जीरो क्वांटिटी आना चाहिए और वो कांस्टेंट आना चाहिए, तो टू डायमेंशन की ये कैटेगरी क्या कहलाएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में हमने लगाई x डायरेक्शन में, तो vx इक्वल टू ux प्लस ए एक्स टी। तो जैसा कि हम जानते हैं ax हमारे पास 0 है, तो हमारे पास vx कितना आ जाएगा, ux आ जाएगा, जो क्या रहेगा, जो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहली चीज जो हमें जानने लायक हुई प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहली चीज ये हुई कि ये जो ux कंपोनेंट है ये थ्रू आउट द मोशन आपका कांस्टेंट रहेगा। ux क्या रहेगा, थ्रू आउट द मोशन आपका कांस्टेंट रहेगा। मतलब आप प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो उसका x कंपोनेंट पूरे के पूरे मोशन के दौरान चेंज नहीं होता। तो अगर मैंने आपको इनिशियल x कंपोनेंट दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड
और मैंने पूछा कि इस पॉइंट पर इसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा वेलोसिटी का, तो आप आंख बंद करके बोल सकते हैं 5 मीटर पर सेकेंड ही होगा सर। क्यों? क्योंकि वो चेंज नहीं होता। चलिए अब हम y डायरेक्शन में लगाते हैं या फिर सेकंड इक्वेशन लगा लेते हैं। y डायरेक्शन में ले लेते हैं, ठीक है ना, इसको ए ही रहने देते हैं। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, इसी के नीचे लिख देते हैं बिल्कुल, vy इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी यू वाई माइनस ए वाई इंटू टी, जहां पे टी कोई भी जनरल टाइम है। तो इससे हमारे पास y कंपोनेंट आ जाएगा यू वाई माइनस, ये प्लस ए वाई आना चाहिए था, तो ए वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस जी टी, तो यू वाई माइनस जी टी। तो ये हमारे पास y डायरेक्शन में फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इस इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से हम टाइम निकाल सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी में से कुछ माइनस करने पर आ रही है। ध्यान से देखिएगा, फाइनल वेलोसिटी y डायरेक्शन में आपको कब मिल रही है, जब आपने y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी में से कुछ क्वांटिटी माइनस कर दी। क्या कर दी? कुछ क्वांटिटी माइनस कर दी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वी वाई कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग अप टू, कहां तक डिक्रीज होएगा, अप टू एच एम। ठीक है, तो आप देखिए कि ये जो यू वाई कंपोनेंट है इसकी लेंथ यहां पर इतनी है, तो धीरे धीरे ये लेंथ कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और यहां पर आके जीरो हो जाएगी। मतलब यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, वी वाई इक्वल टू जीरो। यहां पर आपका वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और जब आपका पार्टिकल इधर आगे की तरफ बढ़ेगा तो उसका वाई कंपोनेंट बढ़ने लग जाएगा। कैसे? देखिए, सपोज कीजिए अगर मैं यहां पर आपको एक फाइनल वेलोसिटी बना देता हूं v, ठीक है, तो उसका एक कंपोनेंट ये हो जाएगा हमारे पास vx, और एक कंपोनेंट ये हमारे पास हो जाएगा vy। ठीक है, तो देखिए ये vy की जो लेंथ है ये uy से छोटी है, uy हमें बड़ा दिख रहा है और vy छोटा है। मतलब ये y कंपोनेंट जो है ये कंटिन्यूसली डिक्रीज होता 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 इस पॉइंट पर vy कंपोनेंट पूरा जीरो हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर हमें क्या मिलेगा, इस पॉइंट पर हमें सिर्फ और सिर्फ vx मिलेगा जो ux के बराबर होगा। इस पॉइंट पर हमें क्या मिलेगा, इस पॉइंट पर हमें मिलेगा vx जो ux के बराबर होगा। और मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पर यहां पर हमारे पास vy इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, और यही बात मैं यहां पर कर देता हूं। ठीक है, तो इस पॉइंट पर मेरे पास वेलोसिटी है v, फाइनल वेलोसिटी, तो इसके दो कंपोनेंट अपन ले लेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा vx जो अभी भी ux के बराबर है, और ये हो जाएगा हमारे पास vy। तो आपने क्या देखा स्टूडेंट्स, आपने ये देखा कि ये इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट था, ग्रेविटी के इफेक्ट में ये टाइम के साथ 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 कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, यहाँ पे जीरो हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वेलोसिटी का y कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में धीरे धीरे बढ़ने लग गया। देखो अपोजिट डायरेक्शन में धीरे धीरे बढ़ने लग गया, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि वी वाई कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग अप टू एच एम, मतलब मैक्सिमम हाइट तक डिक्रीज करता है। देन वी वाई इंक्रीजेस इन अपोजिट डायरेक्शन। उसके बाद क्या करता है, वी वाई अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करता है। ठीक है, और इस समय क्या पता चला था कि वी एक्स के जो कंपोनेंट है वो पूरे के पूरे मोशन के दौरान कांस्टेंट रहता है। तो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन लगा के देख ली। अब चलिए हम सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाती है, सबसे पहले अपन एक्स डायरेक्शन में लिख लेते हैं। एक्स डायरेक्शन में हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स डायरेक्शन में हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस 1/2 इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो जब हम यहाँ पे सारी वैल्यूज रखेंगे तो आप जानते हैं ए एक्स की वैल्यू मतलब एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट जीरो होता है, तो ये पूरी की पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। अब हम y डायरेक्शन में इसी इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे, तो y इक्वल टू यू बाई टी प्लस 1/2 इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर। जब करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हम इसके अंदर लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू यू वाई इंटू टी माइनस 1/2 जी
टी स्क्वायर। ये सेकंड रिलेशन है जो आगे न्यूमेरिकल्स में बहुत ही ज्यादा हमारे काम आने वाला है। ठीक है, अब इससे हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो हमें ये प्राप्त होगी कि पार्टिकल अटेन्स y height at 2 time instant t1 and t2। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ये कोई प्रोजेक्टाइल है, ठीक है ना, मैंने जनरल एक छोटा सा प्रोजेक्टाइल बना दिया, तो ये हमारे पास कोई सर्टेन हाइट है, ये हाइट हमारे पास y है, तो ये हाइट भी हमारे पास कितनी है? y है। तो ये दो पार्टिकल, मतलब ये जो हाइट है ये हमें t1 टाइम पर और t2 टाइम पर मिलेगी। मतलब पार्टिकल यहां से चला तो 5:01 पर पार्टिकल की हाइट थी 6 मीटर, और आगे जाने के बाद वो वापस उसने अपनी डायरेक्शन चेंज करी और 5:10 पर वो वापस उसी हाइट पर पहुंच गया। तो हमें दो टाइम इंस्टेंट पर सेम हाइट मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो टी में क्वाड्रेटिक बनी है, तो इस क्वाड्रेटिक को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो रूट्स आएंगे जिसे अपन बोलते हैं t1 और t2। तो t1 और t2 पे हमें सेम हाइट मिल जाएगी। अब हम तीसरी इक्वेशन को यूज करते हैं। तीसरी इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी vx स्क्वायर इज इक्वल्स टू ux स्क्वायर प्लस 2 इंटू ax इंटू x। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा vx स्क्वायर इज इक्वल्स टू ux स्क्वायर, क्योंकि ये वाली टर्म तो जीरो है, तो वही रिलेशन हमारे पास आ गया जो भी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि x कंपोनेंट जो होता है वेलोसिटी का वो प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान कांस्टेंट रहता है। और यही चीज हम जब हम y कंपोनेंट के साथ करते हैं तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वाई इंटू वाई। तो यहां से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी इंटू वाई। ठीक है, ये हमारे पास तीसरा रिलेशन आ गया। अब ux और uy की वैल्यू हमको यहाँ पे लिखनी है, तो वेयर हम लिख देते हैं ux को हम क्या बोल सकते हैं? u cos थीटा, क्योंकि थीटा हमें इनिशियल में दे रखा होगा, ना। तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट जो होता है वो cos कंपोनेंट होता है, और थीटा के सामने वाला जो कंपोनेंट होता है वो y कंपोनेंट होता है। तो ux इज इक्वल टू u cos थीटा और uy इज इक्वल टू u sin थीटा, है ना। जहां पे थीटा क्या है? थीटा को अपन बोल देते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इसको क्या बोल देंगे? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और इस u को क्या बोलेंगे? इसको बोल देंगे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन या फिर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, ये दोनों वैल्यू जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूलेज आएंगे, है ना, पहला फॉर्मूला ये vx, तो vx इज इक्वल टू ux इज इक्वल टू u इंटू कॉस थीटा। अब सपोज कीजिए किसी भी आर्बिट्रेरी टाइम पर मेरे पास वेलोसिटी v थी और उस टाइम पर x एक्सिस के साथ वो एंगल कितना बना रहा था? अल्फा, है ना। तो ये जो थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल देखो ऐसा है, तो ये थीटा एंगल कंटिन्यूसली धीरे धीरे कम होता इस पॉइंट पर आके जीरो हो जाता था एंगल। तो ये अल्फा एंगल क्या हो जाएगा? अल्फा एंगल छोटा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि थीटा एंगल बड़ा है हमारे पास अल्फा से। तो vx क्या हो जाएगा? इसको अपन लिख सकते हैं v cos अल्फा। तो हम v cos अल्फा को किसके बराबर लिख सकते थे? u cos थीटा के बराबर। तो यहां से हमारे पास v की वेलोसिटी, मतलब v का मैग्नीट्यूड आ सकता है u cos थीटा बाय cos अल्फा। ठीक है ना। तो इस तरीके से भी आपसे वो न्यूमेरिकल में पूछ सकता है कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये अल्फा यहाँ पर आधे टाइम इंटरवल तक ये एंगल धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो बाकी के आधे टाइम इंटरवल तक ये एंगल धीरे धीरे बढ़ता भी जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाता है? दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा ये वाला वी वाई का। तो हम लिख सकते हैं वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। तो यू वाई को हम लिख देंगे यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो दूसरा रिलेशन ये है। तीसरा रिलेशन हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। तो x इज इक्वल टू यू एक्स की जगह मैं लिख दूंगा u इंटू कॉस थीटा इंटू टी। और चौथा रिलेशन जो हमारे पास आ जाएगा वो ऊपर वाला है, ये वाला
ये रिलेशन भी बहुत ज्यादा काम आता है, ज्यादातर यही रिलेशन काम आता है। तो इसको अपन लिख देंगे y इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये कुछ ऐसे रिलेशन हो चुके हैं जो हमें बार बार यूज करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब एक नोट पॉइंट में आपको लिखा देता हूं। तो सपोज कीजिए हमारे पास ये एक प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, तो देखिए मैं नोट ये लिखवाना चाहता हूं आपको कि प्रोजेक्टाइल मोशन is symmetric. Projectile motion is symmetric about a vertical line passes through maximum height. आई बात समझ में? मतलब देखिए ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है, तो इस मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट से हम एक वर्टिकल लाइन खींच देते हैं। तो वर्टिकल लाइन के इस तरफ का मोशन उस तरफ के मोशन का बिल्कुल मिरर इमेज होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास इस डायरेक्शन में है u और ये थीटा। ठीक है, तो जिस स्पीड से मैंने प्रोजेक्टाइल को फेंका था और जिस एंगल पे फेंका था, तो उसी स्पीड से प्रोजेक्टाइल धरती पे टकराएगा और धरती से वो उतना ही एंगल बनाएगा। ये है मेरा कहने का मतलब। ठीक है ना, मतलब मैंने 5 मीटर पर सेकंड से 30 डिग्री पर फेंका था, तो वो 5 मीटर पर सेकंड से ही 30 डिग्री पर नेगेटिव डायरेक्शन में अर्थ से टकराएगा। क्लियर है? दूसरी चीज ये कि अगर मैं कोई सिंपल हाइट ले लेता हूं, तो ये हाइट अगर मेरे पास y है, तो ये हाइट भी मेरे पास कितनी होगी, y होगी। तो अब देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में मेरे को लगा 2 सेकेंड, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में मेरे को लगा 2 सेकेंड। तो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट आपको इस वर्टिकल लाइन के उस तरफ देखना है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मेरे को जाने में भी 2 सेकेंड ही लगेंगे। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है ना, तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो सिमेट्रिक होता है वर्टिकल लाइन से, है ना, जो कहां से पास कर रही है, मैक्सिमम हाइट से, इस हाइट से। और मैक्सिमम हाइट के ऊपर आपको क्या याद रखना है, मैक्सिमम हाइट पर आपका वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है वेलोसिटी का वो 0 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां तक का आपको अच्छे से समझ में आया? ठीक है बच्चों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए विद्यार्थियों, अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में ज्ञान ले लेते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल में अभी तक हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी जिसे हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह वगैरह। ठीक है ना, तो इन पैरामीटर से हम अब थोड़ा सा रूबरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने आपको बताया था, टाइम ऑफ फ्लाइट 1D मोशन में भी पढ़ चुके थे अपन। जब हम किसी पार्टिकल को अप इन द एयर फेंकते हैं, ठीक है ना, 1D मोशन में हम उसे वर्टिकली अपवर्ड फेंकते थे, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन में हम उसे एक इंक्लाइंड एंगल पर फेंकते हैं, एक इंक्लिनेशन एंगल पर फेंकते हैं। ठीक है ना, तो दोनों ही केसेस में वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जा रही होती है, तो ग्रेविटी उसको रजिस्ट करती है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहां पर लास्ट पॉइंट में आपको समझाया था कि मैक्सिमम हाइट के करस्पॉन्डिंग मोशन जो होता है आधा आधा एक दूसरे की मिरर इमेज होता है। ठीक है ना, ये लास्ट वाले जो पॉइंट मैंने यहां लिखा था उसके करस्पॉन्डिंग। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम डेफिनेशन बना सकते हैं कि वो टाइम इंटरवल जब तक आपका पार्टिकल हवा में रहता है। ठीक है ना, वो टाइम इंटरवल जब तक आपका पार्टिकल हवा में रहता है। तो छोटा सा प्रोजेक्टाइल बना देता है आपके लिए। ठीक है ना,
छोटा सा प्रोजेक्टाइल बना देते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। ये आपका प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि t इक्वल टू 0 से, t इक्वल टू टी, कैपिटल टी, यही आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है। मतलब ये यहां से हवा में आया और जमीन पर टकराने से पहले हवा में था, तो आपको ये t की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि वी वाई इक्वल टू 0 होता है। कब? वी वाई कब होता है 0? मैक्सिमम हाइट पर। तो मैक्सिमम हाइट की अगर हम बात करें तो यहां से लेके यहां तक हम एनालाइज करते हैं। क्या करते हैं? यहां से लेके यहां तक। फॉर इनिशियल पॉइंट टू मैक्सिमम, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू एच एम, मतलब ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। एच एम तक हमको करना है। रेफरेंस फ्रेम हमारे पास क्या चल रहा है स्टूडेंट्स? रेफरेंस फ्रेम हमारे पास अभी भी यही चल रहा है। दिस इज प्लस एक्स एक्सिस एंड दिस इज माइनस प्लस वाई एक्सिस। इनिशियल पॉइंट से मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट तक हम यहां तक फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे। तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, ठीक है ना। तो ये जो टी टाइम कौन सा है? ये टी टाइम है यहां से लेके यहां तक का, मतलब ये टी टाइम की बात कर रहा हूं मैं, आधे टाइम की, है ना। कितने टाइम की बात कर रहा हूं? आधे टाइम की। तो इसको मैं बोल देता हूं टी। तो देखिए आधे टाइम पर, इस टी टाइम पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है वाई डायरेक्शन में? 0। यू वाई हमारे पास कितना है? यू साइन थीटा। ए वाई हमारे पास है जी, और ये हमारे पास आ जाएगा टी। तो टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं यू वाई, मतलब वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय जी, ठीक है। तो अब देखिए यहां से यहां तक ये तो सिर्फ आधा टाइम हुआ, हमें पूरा का पूरा टाइम निकालना है, तो आधा टाइम भी और चाहिए हमें। तो जैसा कि मैंने इस लास्ट वाले यहाँ पे जो टॉपिक लिखा था उसमें बताया था कि मैक्सिमम हाइट के दोनों तरफ मोशन सिमेट्रिक होता है। तो जितना टाइम यहां से यहां तक लगा उतना ही टाइम यहां से यहां तक लगेगा। तो ये वाला टाइम कितना हो जाएगा बच्चों? ये वाला टाइम हमारे पास हो जाएगा t/2। तो हम क्या लिख सकते हैं? t/2 इक्वल टू टी इक्वल टू u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी, विच इज इक्वल टू यू वाई बाय जी। तो यहां से हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा स्टूडेंट्स। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा 2u वाई बाय जी। इसको मैं लिख सकता हूं 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो ये टाइम पीरियड का हमारे पास फॉर्मूला है। तो बच्चों ये अभी हम बिल्कुल सिंपल केस सीख रहे हैं। ये सबसे सिंपल केस है, मतलब ग्राउंड से ग्राउंड पर प्रोजेक्शन के लिए है ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला काय के लिए है? ग्राउंड से ग्राउंड पर प्रोजेक्शन के लिए। कई बार आपको न्यूमेरिकल में ऐसा केस भी मिल सकता है कि आपने छत से प्रोजेक्टाइल फेंका और वो नीचे जाकर गिरा, तो उस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज हो जाएगा। कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकंड हम बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की। सेकंड हम बात करेंगे मैक्सिमम हाइट की, ठीक है। मैक्सिमम हाइट को अपन बोल देते हैं एच एम। तो वापिस से हम 0 से यहां तक की, 0 से t/2 तक की, या फिर इस टी टाइम तक के लिए एनालाइज करेंगे। अब हम क्या यूज करेंगे? थर्ड इक्वेशन वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई, ये इक्वेशन होती है, ठीक है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का हमें इनिशिएशन कहां से मिला? वी वाई इक्वल टू 0 से। मैक्सिमम हाइट को भी निकालने का इनिशिएशन कहां से मिलेगा? यहीं से, वी वाई इक्वल टू 0 से। ये कॉन्सेप्ट हम जानते हैं कि वाई वेलोसिटी जो होती है मैक्सिमम हाइट पर वो 0 हो जाती है। तो उसी को अपन ने बेस लेके टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला डिराइव करा। अब इसी को हम बेस लेके मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास आ जाएगा 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2ay की जगह g और y की जगह क्या लग देंगे? hm। तो यहां से हमारे पास मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ जाएगा जो होता है यू वाई स्क्वायर बाय 2g। इसको मैं लिख सकता हूं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो ये मैक्सिमम हाइट का हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या किसका फॉर्मूला आ चुका है? मैक्सिमम हाइट का। मतलब आपकी मैक्सिमम हाइट इस टर्म्स में होगी, क्योंकि क्वेश्चन में जनरली आपको प्रोजेक्शन वेलोसिटी, प्रोजेक्शन एंगल दे रखा होता है, तो आप मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं। तीसरा हमारे पास आ जाएगा रेंज।
तीसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, रेंज। तो रेंज को अपन क्या बोलते हैं, रेंज को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल in duration of time of flight, in duration of time of flight। ठीक है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान आपके पार्टिकल ने हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसे हम बोल देते हैं रेंज। तो देखिए यहां से हमने चलना शुरू किया था और यहां पे हमने खत्म किया था, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो कितना गया, इतना। तो यही आपकी रेंज हो जाएगी, मतलब मैं इस वाली रेंज की बात कर रहा हूं, यहां से लेके यहां तक, ये आपकी रेंज हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? तो अब हमको ये आर निकालना है। इसी तरीके से मैक्सिमम हाइट की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो आप मैक्सिमम हाइट की डेफिनेशन यूं बोल सकते हैं कि किसी भी प्रोजेक्टाइल के द्वारा वाई डायरेक्शन में चली गई मैक्सिमम डिस्टेंस को, है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस अपन कितना दूर गए जमीन से, इतना दूरी तो गए अपन जमीन से, उसके बाद वापस अपन जमीन के पास आने लग गए, वो बात अलग है ना। तो मैक्सिमम हाइट को अपन क्या बोल देंगे, इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन वाई डायरेक्शन अपोजिट टू द ग्रेविटी। एग्जैक्टली, है ना। तो इसी तरीके से हमने रेंज की डेफिनेशन दे दी। अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं एक्स हमारे पास होता था यू एक्स इंटू टी प्लस 1/2 ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो अगर मैं x की बात कर देता हूं तो x हम कहां से नाप रहे थे, ओरिजिन से। ओरिजिन से x इस डायरेक्शन में नाप रहे थे, इस पॉइंट की भी निकाल सकते हैं, इस पॉइंट की भी निकाल सकते हैं, इस पॉइंट की भी निकाल सकते हैं। लेकिन रेंज की डेफिनेशन में क्या बोल रखा है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कहां से कहां तक का टाइम इंटरवल है, यहां से लेके यहां तक का टाइम इंटरवल। तो हमें यहां से लेके यहां तक की पूरी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो x की जगह में लिख देता हूं r, ux की जगह में लिख देता हूं u साइन थीटा। अब t की जगह में क्या लिखूंगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि कितने टाइम तक चले हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट तक। तो इंटू टी प्लस 0, ये वाली टर्म 0 इसलिए हो गई क्योंकि x की वैल्यू 0 है हमारे पास, ax की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। तो चलिए r के लिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो r इक्वल टू यू साइन थीटा। अब t की वैल्यू अभी हमने निकाली है, ये रही हमारे पास 2u साइन थीटा बाय जी। t की जगह में लिख दूंगा 2u साइन थीटा। स्टूडेंट्स माफ कीजिएगा, यहाँ पे ux आता है हमारे पास, तो ux की जगह होता है, ux की वैल्यू होती है u cos थीटा। तो यहाँ पर भी अपन लिख देंगे u cos थीटा, ठीक है ना। तो 2u साइन थीटा बाय जी। तो इसको मैं लिख सकता हूं u स्क्वायर बाय जी इंटू 2 साइन थीटा cos थीटा। अब देखिए 2 साइन थीटा cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा cos थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। बेसिक मैथमेटिक्स में हमने अच्छे से ये पढ़ा था। तो r का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ये r का फॉर्मूला है, ठीक है। मतलब आप मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, और रेंज का फॉर्मूला निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। अब हमारे पास नेक्स्ट थिंग जो आ जाती है, या फिर इसको अपन दूसरे टर्म्स में भी लिख सकते हैं, जैसे इसको मैंने y कंपोनेंट के टर्म्स में लिखा, इसको भी मैंने y कंपोनेंट के टर्म्स में लिखा, तो इसको भी अपन y कंपोनेंट के टर्म्स में ही लिख सकते हैं। y कंपोनेंट के टर्म्स में क्या लिखेंगे, देखिए y कंपोनेंट के टर्म्स में अपन लिख सकते हैं u cos थीटा को अपन बोलते हैं ux, u sin थीटा को अपन लिखते हैं uy। तो अपन इसमें लिख सकते हैं 2ux uy बाय जी। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला हो गया। अब ये मैं आपको फॉर्मूला दो तरीके से इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में आपको वेक्टर दे रखा हो, तो वेक्टर के आप एक्स और वाई कंपोनेंट निकाल सकते हैं, तो आपको इस तरीके से फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा न्यूमेरिकल में। या फिर हो सकता है क्वेश्चन में आपको इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दे रखा हो और प्रोजेक्शन एंगल दे रखा हो, तो ये रहा इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और ये रहा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोनों ही फॉर्मूला आपको याद करने बहुत जरूरी है।
अब चौथा पॉइंट हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या होता है? ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है पाथ। ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है पाथ। तो अब इसका पाथ कैसा होगा? तो बोलेगी सर इसका पाथ तो पैराबोलिक हो रहा है, सबको दिख रहा है साफ साफ, है ना। प्रैक्टिकल लाइफ में आप जब आप देखते हैं किसी फुटबॉल को हिट करते हैं तो उसका पाथ आपको पैराबोलिक मिलता है। ओके, लेकिन मैथमेटिक्स से हमको इसको यहां पर प्रूव करना होगा। ठीक है, चलिए कर देते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं बाय सेकेंड इक्वेशन लगाते हैं अपन। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी? y इक्वल टू यू y इंटू टी माइनस प्लस 1/2 ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? पुट टी, है ना, हम करेंगे एलिमिनेट टी फ्रॉम अबव इक्वेशन। हमें ऊपर वाली इक्वेशन में से, इस वाली इक्वेशन में से टी को एलिमिनेट करना है। बच्चों ध्यान देना, लास्ट लेक्चर में भी हमने जब पाथ निकाला था, एक न्यूमेरिकल किया था, उसके अंदर जब हमने पाथ निकाला था जनरल 2 डायमेंशनल मोशन के लिए, तब हमने टाइम के वेरिएबल को एलिमिनेट किया था, है ना। और मैं आपको ये भी बता चुका हूं स्टूडेंट्स की टाइम ही वो वेरिएबल है जो सभी एक्स कंपोनेंट्स और वाई कंपोनेंट्स को रिलेट करके रखता है। ठीक है ना। तो अगर हम इस टाइम वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा, जिससे हमारा एक एक्स और वाई के बीच में ग्राफ बन सकेगा, और उस ग्राफ के थ्रू हम उसके पाथ को एनालाइज कर सकेंगे। यही पढ़ा था ना स्टूडेंट। तो चलिए टी को एलिमिनेट करते हैं। तो हम लिख देंगे y इक्वल टू यू साइन थीटा। अब इस टी की जगह हमको क्या रखना है? टी की जगह हमको रखना है कैपिटल टी। टी की जगह क्या रखना है? कैपिटल टी। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमें ये पूरे प्रोजेक्टाइल के बारे में ही पूछ रहा हो, वो बीच में किसी भी आर्बिट्री पॉइंट, किसी भी जनरल टाइम के लिए पूछ सकता है। तो हम एक इक्वेशन और यूज कर लेते हैं, यही वाली इक्वेशन यूज कर लेते हैं। ठीक है ना। देखिए, अगर मैं यहां से टी की वैल्यू निकालता हूं, भाई ये वैल्यू तो 0 हो गई, भाई सेकंड इक्वेशन हमने y डायरेक्शन में लगाई तो ये आ गया। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन जब हम x डायरेक्शन में लगाएंगे तो ये रही सेकंड इक्वेशन x डायरेक्शन में। ठीक है, यहां से ये वाली टर्म तो 0 हो गई पूरी, क्योंकि ax 0 है। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x बाय यू एक्स। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x बाय यू एक्स। ठीक है, तो पहले मैं इसको y की टर्म्स में लिख देता हूं, तो ये आ जाएगा यू वाई। टी की जगह में लिख दूंगा x बाय यू एक्स। ठीक है, माइनस 1/2 ए वाई की जगह g, और टी स्क्वायर की जगह हमारे पास आ जाएगा x बाय यू एक्स का होल स्क्वायर। कुछ आ रही बात समझ में? बिल्कुल साहब। तो हम इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं y इक्वल टू, अब आप देखिए x हम बाहर ले लेते हैं, x हमने बाहर ले लिया तो हमारे पास अंदर आ जाएगा यू वाई बाय यू एक्स। ठीक है, माइनस g बाय 2, यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा? यू एक्स का स्क्वायर माइनस जी बाय 2, ये यू एक्स का स्क्वायर, इसको हमने ब्रैकेट में ले लिया, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमको क्या पता चल रहा है? हमको ये पता चल रहा है कि ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है? क्वाड्रेटिक का पाथ कैसा होता है? पैराबोला। ठीक है ना। बेसिक मैथमेटिक्स में हम पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई, मतलब कांस्टेंट टर्म। ठीक है ना। तो यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, और यहाँ x की पावर 0 है। तो ये क्वाड्रेटिक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? पैराबोला। मतलब आपका जो प्रोजेक्टाइल का पाथ आएगा वो कैसा आ जाएगा? पैराबोला। ठीक है, और दूसरी चीज हम क्या जानते हैं कि यू वाई बाय यू एक्स, मतलब y कंपोनेंट और x कंपोनेंट का जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है tan ऑफ थीटा। क्या आ जाता है? tan ऑफ थीटा, जहां पर थीटा क्या है? प्रोजेक्शन एंगल है। तो चलिए इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स, इसको मैं क्या लिख दूंगा? इसको मैं लिख दूंगा x tan थीटा
माइनस जी बाय 2ux²। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी बाय 2u² cos स्क्वायर थीटा इंटू x²। तो स्टूडेंट्स ये हमारी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन हो गई और ये ऊपर वाली भी हमारी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन हो गई। ये नीचे वाली इक्वेशन जो है वो देखिए y और x के अंदर रिलेशन बता रही है, क्योंकि इसके अंदर टाइम का वेरिएबल नहीं आ रहा। ऐसे ही ये इक्वेशन भी y और x के बीच में रिलेशन बता रही है, क्योंकि इसमें भी टाइम का वेरिएबल नहीं आ रहा। ये इक्वेशन है कंपोनेंट्स की फॉर्म में और ये इक्वेशन है प्रोजेक्शन एंगल की फॉर्म में। तो जैसे मैंने दो दो फॉर्मूले लिखवाए थे, वैसे इसके भी दो फॉर्मूले हैं, तो आपको दोनों में से कोई सा भी एक अच्छे से याद कर, मतलब ये दोनों ही फॉर्मूला आपको याद करना जरूरी है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का एक थोड़ा सा ट्रांसलेटेड वर्जन है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए R इक्वल टू हमारे पास कितना था, ux इंटू टी। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, ux इंटू टी। टी की वैल्यू जब हमारे पास हमने रखी थी तो हमारा हमको क्या मिला था, 2ux uy बाय जी। क्या मिला था, 2ux uy बाय जी। तो मैं यहां पर आपको थोड़ा सा सॉल्व करके बता देता हूं। r हमारे पास था 2ux uy बाय जी। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर मैं, हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है, g बाय 2ux² बाय जी। तो 2ux बाय जी को मैं क्या लिख सकता हूं, r बाय uy को मैं क्या लिख दूंगा, 2ux बाय जी। भाई ये uy को इधर r के अपॉन में ले आया तो r बाय uy इक्वल टू 2ux बाय जी। क्लियर है, बिल्कुल। और अगर मैं दोनों तरफ तो ये हमारे पास आ गया है क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक को हम क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक को हम बोल सकते हैं पैराबोला। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी चीज आपको यहाँ थोड़ी सी जगह में समझाना चाहता हूँ कि देखिए r की वैल्यू है 2ux uy बाय जी। r इक्वल टू 2ux uy बाय जी। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, r बाय u बाय इक्वल टू 2 इंटू ux बाय जी। आ रही बात समझ में। तो अगर मैं दोनों तरफ ux से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो r इंटू ux बाय u बाय इक्वल टू 2ux² बाय जी, ये हो जाएगा। तो 2ux² बाय जी को मैं लिख सकता हूं r ux बाय uy। तो अपन को यहां पे देखिए, अब अगर मैं इसको इन्वर्स कर देता हूं, है ना, यहां पे हमारे पास क्या है, g अपॉन 2ux², g अपॉन 2ux²। तो अगर मैं इस ब्रैकेट की जगह क्या लिख सकता हूं, uy अपॉन rux। तो इसी इक्वेशन को मैं जब यहां लिखूंगा तो y इक्वल टू x, ये हमारे पास क्या आ गया था, u y बाय एक्स। y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट को अपन बोलते हैं थीटा या फिर स्लोप। तो ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा, x tan थीटा माइनस, अब g बाय 2ux² को मैं क्या लिख सकता हूं, uy बाय rux। तो u बाय ux इंटू आर, इसी तरीके से लिख सकता हूं। और यहां पे मेरे पास आ रहा था x², ये वाला। ठीक है ना, तो इस फॉर्मूले को यूज करके मैंने यहां पे लिखा हुआ है। अब देखिए ux बाय uy बाय ux किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर। तो यहां पर भी मेरे पास आ जाएगा tan थीटा। ये कितना आ जाएगा, tan थीटा बाय r। तो y इक्वल टू x tan थीटा माइनस tan थीटा बाय r इंटू x²। अब इन दोनों में से x tan थीटा कॉमन आ रहा है बच्चों, इन दोनों में से x tan थीटा कॉमन आ रहा है, बोले कि हाँ सर बिल्कुल कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों में से जब x tan थीटा कॉमन आ रहा है तो y की एक और इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, x tan थीटा, यहां पर क्या बचेगा, x tan थीटा 1, उसके बाद माइनस x बाय आर, माइनस x बाय आर। तो ये भी आपके पास एक रिलेशन आ जाता है, फाइनल रिलेशन। आपको ये ढंग से दिख नहीं रहा होगा, r इंटू यू एक्स बाय यू वाई इज इक्वल टू 2ux² बाय जी। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स,
तो इसमें से x tan थीटा और x tan थीटा मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास आ जाएगा y इक्वल टू x tan थीटा। इसमें से x tan थीटा पूरा बाहर निकल गया, तो यहाँ पर पास आ जाएगा 1 माइनस यहाँ पे एक x बचा है अपॉन में r बचा, तो x बाय r। तो ये भी हमारे पास एक रिलेशन है, इसको भी हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जितने भी डब्बे में मैंने बॉक्स में बंद कर रखे हैं फॉर्मूलेज, ये सारे फॉर्मूलेज आपको आने चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ाते हैं हमारे कारवा को। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट मतलब किसी भी समय पर वेलोसिटी। तो हमने एक यू वेलोसिटी से एक प्रोजेक्टाइल फेंका, वो इस तरीके से मूव करता हुआ जमीन पर गिरा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी थी v। क्या थी इसकी वेलोसिटी? v। और ये हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा था एंगल अल्फा, और इनिशियल में इसका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था वो हमारे पास था थीटा। ठीक है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन क्या जानते हैं? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन जानते हैं हम फर्स्ट। तो अगर हमको v निकालना है तो vx और vy अलग अलग तरीके से निकालना पड़ेगा। तो हम निकालते हैं vx इज इक्वल टू ux, यह भी हमने बताया था कि जो कांस्टेंट होता है। और अगर हम निकालेंगे vy तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? vy हमारे पास हो जाएगा uy माइनस gt, ये भी अभी अपन ने पढ़ा था, ठीक है ना। जहां पर t कौन सा टाइम है? t ये वाला टाइम है, मतलब इस टाइम पर t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहाँ था और t टाइम पर पार्टिकल यहाँ पर पहुंच चुका है। तो चलिए हम v वेक्टर निकालेंगे। तो v वेक्टर हमारे पास आ जाएगा vx i कैप प्लस vy j कैप, ठीक है, ये वेलोसिटी वेक्टर है। तो वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू vx की जगह पर रख देंगे u इंटू कॉस थीटा i कैप प्लस vy की जगह हमको रखना पड़ेगा uy माइनस gt, मतलब u साइन थीटा माइनस gt j कैप। तो ये रहा वो वेलोसिटी वेक्टर, मतलब किसी भी टी टाइम पर अगर आपको वेलोसिटी वेक्टर निकालना है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और अगर आपको वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है जो कि v के बराबर होता है, तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा? वो हमारे पास हो जाएगा बच्चों u इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस u साइन थीटा माइनस gt का स्क्वायर। तो ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद उसकी डायरेक्शन कितनी होगी, है ना, डायरेक्शन। तो अगर हमको डायरेक्शन निकालनी है तो डायरेक्शन के लिए अगर आप tan अल्फा देखेंगे तो tan अल्फा देखिए इसका एक कंपोनेंट ही हो जाएगा vx और एक ये कंपोनेंट हो जाएगा vy। तो अगर आप tan अल्फा निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा vy बाय vx। vy को हम क्या लिख सकते हैं? vy को हम लिख सकते हैं uy माइनस gt डिवाइडेड बाय vx को हम क्या लिख सकते हैं? ux। तो हमारे पास अल्फा आ जाएगा डायरेक्शन हमारे पास आ जाएगी tan इनवर्स uy मतलब u साइन थीटा माइनस gt डिवाइडेड बाय ux मतलब u इंटू कॉस थीटा। तो ये डायरेक्शन का फॉर्मूला भी आ गया हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप काइनेमेटिक्स इक्वेशंस का यूज करके उनके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स की डायरेक्शन विद साइन प्रॉपर तरीके से रख के नए नए फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम रेंज की, ठीक है ना, मैक्सिमम रेंज। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम रेंज की, मतलब आर मैक्स। तो बच्चों आर का फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला अभी अपन ने पढ़ा था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ पे लिख देते हैं इफ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू 45 हुई तो 2 थीटा मतलब साइन 90 की वैल्यू 1, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी यू स्क्वायर बाय जी। कितनी हो जाएगी? यू स्क्वायर बाय जी। ठीक है, तो ये मैक्सिमम रेंज का हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है।
तो यहां से हमें क्या कंक्लूजन मिला, हमें ये कंक्लूजन मिला कि अगर आप किसी भी पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान मैक्सिमम डिस्टेंस तक फेंकना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा दूर फेंकना चाहते हैं एक्स डायरेक्शन में, तो आपको ये थीटा एंगल कितना रखना पड़ेगा, 45 डिग्री। इसलिए जो जेवलिन थ्रो वाले आते हैं ना, भाला फेंक, नीरज चोपड़ा, वो भाला को हमेशा 45 डिग्री के एंगल पे फेंकता है ताकि मैक्सिमम रेंज वो कवर कर सके। उसके बाद हम आगे पढ़ लेते हैं मैक्सिमम हाइट, ठीक है ना। मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी अपन ने अभी पढ़ा था, एच एम इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक है ना, फॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अगर आप थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख देते हैं तो साइन 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारे पास एच मैक्स कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा यू स्क्वायर बाय 2g। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टिकल ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई तक जाए फिक्स्ड इनिशियल स्पीड के लिए, तो आपको थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखनी पड़ेगी। मतलब आप पार्टिकल को कहां फेंक रहे हैं, वर्टिकली अप, तभी वो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, अदरवाइज वो मैक्सिमम से थोड़ा कम हाइट से ही पहले नीचे आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आ जाएगा रिलेशन बिटवीन आर एंड एच, ठीक है ना। हमें रेंज और हाइट के बीच में रिलेशन चाहिए। तो देखिए रेंज हमारे पास क्या होता है, रेंज हमारे पास था बच्चों यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। इसको मैं लिख सकता हूं यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय जी। अब एच का फॉर्मूला आपको दिख रहा है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, ठीक है ना। क्या दिख रहा है, यू स्क्वायर, तो यहाँ पे यू स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे सिर्फ एक साइन थीटा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऊपर और नीचे साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, तो इस इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मैंने साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो मेरे पास आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास आर की वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, ठीक है ना। ये देखिए यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ हमारे पास बचा 2 कॉस थीटा, यहाँ पे नीचे 2g है, तो मैंने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दिया, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। तो देखिए बच्चों यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर क्या बचा हमारे पास 2 और कॉस थीटा, तो यहाँ पे हमारे पास बचा 2 कॉस थीटा। और नीचे हमारे पास क्या बचा, नीचे हमारे पास बचा 2g, ये रहा 2g, नीचे हमारे पास बचा साइन थीटा, ये भैया रहा हमारे पास साइन थीटा। तो इस पूरे के पूरे ब्रैकेट की जगह में क्या लिख सकता हूं, इस पूरे ब्रैकेट की जगह में लिख सकता हूं एच एम, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा आर इज इक्वल्स टू, ये 2 इंटू 2 यहाँ पर 4 आएगा, 4 बचा है बच्चों ऊपर अपने पास कितना बचा है 4, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं एच, इसको मैं लिख सकता हूं एच, मतलब हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4/10 थीटा, 4/10 थीटा। तो जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा r इंटू 10 थीटा इज इक्वल टू 4h। तो r और h के बीच में हमारे पास ये रिलेशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट न्यूमेरिकल में आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बच्चों कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण मैं अभी इस क्लास को यहीं पर खत्म करता हूँ। मोबाइल की बैटरी बिल्कुल ही खत्म होने वाली है, इसको दोबारा चार्ज करने की जरूरत है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपको गुड बाय, थैंक यू, टाटा। और अगर आपको मेरा चैनल का कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू बच्चों।